हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए सामान्य अध्ययन देखने वाले हैं। और ये हमारी श्रृंखला आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी पहले से चल रही है। इसमें हमारी लगभग जो है 25-26 क्लासेज हो चुकी हैं। पिछले 2 वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी पेपर आपके एलटी ग्रेड के अभी तक हुए थे, अभी हाल ही में जो रिसेंटली पेपर हुए हैं, जिसमें आपको मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत और ये 4 पेपर जो है आपको देखने को मिले थे। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से मैंने इन सभी का सामान्य जो जीएस का सेक्शन था, लगभग जो है 120 प्रश्न चारों पेपर के मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो की भी देख सकते हैं और पिछली कई सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा आप सभी लोग जो है कमेंट कर रहे थे बॉटनी और जियोलॉजी की क्लास के लिए, तो फिलहाल जो है थोड़ा सा मैम का जो है तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। उनको कई दिन से जो है फीवर हो रहा था, फिर भी वो आप लोगों के लिए जो है क्लासेस ले रही थी, लेकिन 1-2 दिन से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए जो है अभी वो क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए बड़े बड़े सेशन आपके जियोलॉजी और बॉटनी के भी लाए जाएँ। इसके अलावा बायोलॉजी की क्लास आपकी भी चलेगी और जीएस सेक्शन में इसीलिए कवर करवा रहा हूँ क्योंकि उनकी जो है तबीयत वो नहीं सही है। तो देखिए, इसमें हम कौन कौन से पेपर के सवाल देखते हैं। देखिए, इस बुक में आपको ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा, इसके अलावा 2021 की जो है जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 2008 तक की, इसके बाद आपका जीडीसी प्रवक्ता की, डाइट प्रवक्ता परीक्षा की और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की, ये सभी इसमें आपको पीवाईक्यू इसको देखने को मिल जाएंगे। और मुख्यतः सामान्य अध्ययन के लिए ये आपकी किताब होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो है क्लास वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर एक बार वीडियो को देख लिया करिए और फिर जो है पीडीएफ को भी पढ़ लिया करिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाया करे। देखिए, आज का जो हम पेपर देखने वाले हैं ये आपका यूपीपीएससी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एसडीआई पुनर्परीक्षा 2006 का पेपर है। और ये कब हुआ था? तो 4/7/2009 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। अब इसका जो है हम सामान्य अध्ययन का व्याख्या सहित हल देखने वाले हैं। देखिए, भाग 1 में आपका सामान्य अध्ययन, अभी भी अगर बहुत लोगों को जिनको नहीं पता है तो 150 नंबर का प्रश्न आता है एलटी ग्रेड में, जिसमें से आपके 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से होते हैं और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके जीएस या सामान्य अध्ययन से होते हैं। अगला सवाल देखिए, पहला सवाल हमारे सेशन का यह है कि निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किससे रोपण किया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें सामाजिक वानिकी, तो सामाजिक वानिकी का संबंध जो आता है वो पर्यावरणीय और सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के लिए के उद्देश्य से लोगों के द्वारा जो सामूहिक प्रयास किए जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण कर किया जाता है, इसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। अब इसमें आपको फल उत्पादन भी देखने को मिलता है, चारा उत्पादन भी देखने को मिलता है और आपका जो है ईंधन उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो ये आपको बहुउपयोगी हो जाएगा और इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देखिए, सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों के द्वारा सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के 1976 की परिभाषा के अनुसार सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी और लघु स्तर पर वनोत्पादन आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, हृदय कब विश्राम करता है? हृदय जो है ये कब विश्राम करता है, ये आपको बताना है। देखिए, हृदय कब विश्राम करता है? तो हृदय जो है इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया है कि कभी नहीं, निद्रा अवस्था में या आराम की स्थिति में, और डी विकल्प दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हृदय में कब विश्राम करता है, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाता हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो इसका डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, हृदय विश्राम कब करता है, तो हृदय 2 धड़कनों के बीच न्यूनतम समय के लिए विश्राम करता है, अर्थात हृदय पेशियाँ फेफड़ों से हृदय तक जो है शुद्ध रक्त के आने एवं शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने के बीच में जो होने वाला, जो मिलने वाला समय होता है, इसके बीच में जो है ये हृदय आराम करता है। और ये फेफड़ों के द्वारा हृदय द्वारा शुद्ध अशुद्ध रक्त
रक्त भेजने एवं शरीर के अशुद्ध रक्त को फेफड़ों का हृदय में आगमन के बीच का जो समय होता है, ये आपका हृदय इसके बीच में जो है आराम कर लेता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से जो है उड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है, मतलब उड़ सकता है, यही बात हो गई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पेरेग्रिन फाल्कन हो जाएगा। ठीक है, पेरेग्रिन ये फाल्कन हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो पेरेग्रिन फाल्कन है ये उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली बाज पक्षी है और जिसे दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। यह पक्षी अधिकतम 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में मीन कौन सी है। मीन कौन सी है ये आपको बताना है। तो मीन जो है ये आपका फ्लाइंग फिश हो जाएगा। ठीक है, मीन जो है ये फ्लाइंग फिश हो जाएगी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए फ्लाइंग फिश जो है समुद्री मछली का एक प्रकार है और यह जो है पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश एक प्रकार का मोलस्का संघ का जीव है और सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रे फिश स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक कीड़ा है, लेकिन ये जो मीन है ये आपका फ्लाइंग फिश है। अगला सवाल देखिए, दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह होता है। दिन के प्रकाश में जो है मतलब दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का जो क्लोरोफिल सार है जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है। तो ये कौन से वर्ण में होता है, तो ये आपका लाल रंग में होता है। ठीक है, लाल वर्ण में होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार क्रम ऊर्जा और उच्च तरंग दैर्ध्य वाली लाल वर्ण में प्रदीप्त होता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह हरे पौधे में वर्णक के रूप में मौजूद होता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसे पर्णहरित या पर्णहरित लवक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, दांत कर्बूरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहती है, मतलब दांत आपके जो है ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, तो ये जब आपकी फ्लोराइड की मात्रा पानी में जो आपकी ज़्यादा मिलेगी पीने वाले पानी में तब ऐसा होता है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जब पेयजल में अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड मिलता है तो दांत एवं जो है हड्डियाँ ख़राब होने लगती हैं। इसे फ्लोरोसिस कहा जाता है। भारत में फ्लोराइड की अधिकतम मान्य मात्रा जो है ये 150 mg पर लीटर है और फ्लोरोसिस की समस्या को दूर करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है। सूर्य की जो है विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा निकलती है ये नाभिकीय संलयन का जो है परिणाम है। नाभिकीय संलयन का, तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सूर्य में विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है और इसी से जो है सूर्य के द्वारा जो होने विकिरण ऊर्जा जो है ये प्राप्त होती है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम भी जो है नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। अगला सवाल देखिए, जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। जहाँ विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। सी विकल्प इसका जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है और यह पर्यावरण संरक्षण संबंधी शोध से जुड़ी गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के संस्थापक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल थे। वर्तमान में इस संस्था की प्रमुख जो है सुनीता नारायण हैं जो प्रसिद्ध जो है पर्यावरणविद हैं। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। कौन सा अंग है जिससे डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। जब जो है हमारा किडनी जो है इसमें हमें दिक्कत होती है तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमको जो है डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है क्योंकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो है ये आम बात हो गई है तो सभी को इसका पता होना चाहिए। देखिए किडनी के रोग से ग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। डायलिसिस का तात्पर्य रक्त से अधिक पानी विषाक्त पदार्थों एवं विलयनों को बाहर कर रक्त को शुद्ध करने से है। वृक्क प्राकृतिक रूप से डायलिसिस का कार्य करता है परंतु रोगग्रस्त या क्षमता में गिरावट से वृक्क कार्य करना जो है बंद कर देता है। तो रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा डायलिसिस कर रक्त को जो
जो है शुद्ध किया जाता है। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और क्या कह रहा है, अणु और तत्व मतलब विटामिन B12 में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो विटामिन B12 में जो है आपको कोबाल्ट देखने को मिलता है, तो ये जो है आपका पहले का 2 से हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस में देखने को मिलता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन जो है इसका ये जो है आयरन, ठीक है, ये आयरन हो जाएगा। 4 विकल्प हो जाएगा। क्लोरोफिल में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और चाल्कोपाइराइड में आपका कापर, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए पहले का 2, दूसरे का 4 और तीसरे का 1 और चौथे का जो है ये आपका जो है 3 सही हो जाएगा, ठीक है। 2 4 1 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखिए ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प 2 4 1 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप मिलान भी देख सकते हैं, ये अणु है और इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। अगला सवाल देखिए, विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसीलिए जो है प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण जो है जो उत्सर्जित होती है वो कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं ये आपको बताना है। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसीलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है। तो क्या उत्सर्जित होती है, तो इससे जो है गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। गामा किरणें इससे जो है निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं। देखिए कोबाल्ट 60 से मुख्यतः गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, इसी कारण कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार में विकिरण चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि जो है भारत की सीमा किससे किससे जो है लगती है, तो वो अफगानिस्तान की सीमा कैसे बता देंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूं तो केवल रूस की सीमा जो है अफगानिस्तान से इसमें नहीं लगती है, बाकी आपका उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और जो है तुर्कमेनिस्तान, इन सब की सीमा जो है ये रूस से लगती मतलब अफगानिस्तान से लगती है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि रूस से जो है अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान के बारे में दिया गया है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। पूर्व एवं दक्षिण में कौन सा देश है, तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान पड़ता है, पश्चिम में ईरान पड़ता है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान पड़ता है और उत्तर पूर्व में जो है इसके चीन पड़ता है, ठीक है। रूस का सीमा जो है ये जो है अफगानिस्तान से नहीं लगता है। देखिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग बहुत पढ़े से पढ़ते हैं कि बैकाल झील जो है ये आपका विश्व की जो है सबसे गहरी झील है। यहाँ पर देखिए बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है और विशाल एवं प्राचीनतम झील भी है। इस झील की गहराई जो है ये 1637 मीटर है, मतलब 5369 फीट। यह झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः टंगानिका झील जिसकी जो गहराई है 1471 मीटर, और फिर कैस्पियन सागर जो 1025 मीटर। उल्लेखनीय है कि एक टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में केन्या, युगांडा एवं तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यहीं से नील नदी निकलती है और मृत सागर विश्व का दूसरा सबसे जो है लवणता वाला सागर है, मतलब यहाँ पर जो है नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है ये आपको बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर की सही स्थिति का क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है अभी आपका अफ्रीका का मैप लगा दूंगा और आप एक बार इससे भी देख लीजिएगा। तो अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है दक्षिणी अफ्रीका सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका इसीलिए इसका नाम है। तो सबसे पहले आप बी को पकड़िए, बी किस में है, तो बी आपका 3 विकल्प में है। देखिए बी तो बी आपका 3 विकल्प में है तो केवल आपका एक कटेगा। इसके बाद आपका तंजानिया हो जाएगा, तो बी के बाद सी देखिए केवल एक ही 2 विकल्प में है, एक ये भी कट गया। बी सी तंजानिया के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। युग्म जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक प्रकार आप एक तरफ आपको जनजातियाँ दी गई है, दूसरी तरफ इनका जो है स्थान दिया गया है, तो ये आपको बताना है। देखिए भील जनजाति जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपका राजस्थान में पाई जाती है। संथाल आपका आपने पढ़ा होगा झारखंड में पाई जाती है। खासी पहाड़ी आपकी जो है ये मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया जो है ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सिक्किम लिखा गया है, तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। ये जो है मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। बाकी टोडा जो है ये आपका तमिलनाडु में। तो सी विकल्प जो है इसका यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और गलत ही पूछा था। अगला सवाल देखेंगे, देखिए
भोटिया और लेपचा और लिम्बू तमांग सिक्किम की, ये भी सिक्किम में ही पाई जाती हैं, याद रखिएगा। देखिए भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये आपको बताना है। तो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो करता है ये आपका, अगर विकल्पों के अनुसार बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। सी विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा। देखिए उपयुक्त विकल्पों के आधार पर भारत में, देखिए 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार है, याद रखिएगा जब ये सवाल पूछा गया था। अभी अभी अगर देखें 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश और राजस्थान भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं, लेकिन जब ये पूछा गया था तो जो है राजस्थान ही था। ठीक है, उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक जो है ये राजस्थान है, जबकि 2017 के 18 आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान जो है भारत में अभ्रक के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। अगला सवाल देखिए, जिन राष्ट्रों से होकर गोदावरी नदी बहती है, मतलब राष्ट्रों से नहीं राज्यों से होकर बहती है, तो ये आपको बताना है। तो गोदावरी कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जो है गोदावरी जो है ये बहती है। अगर हम बात करेंगे पूरे इसके जो इसका क्षेत्र पड़ता है, अब वह क्षेत्र कौन कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से ये जो है गोदावरी नदी गुजरती है, याद रखिएगा। और ये जो है थोड़े थोड़े हिस्से पुडुचेरी में भी इसमें आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा सही, सबसे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही माना गया है। देखिए गोदावरी नदी जो है 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी, और वह वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, मतलब वृद्ध गंगा इसको दक्षिण भारत का कहा जाता है, और यह इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह गंगा के बाद देश की दूसरी सबसे सर्वाधिक लंबी नदी है। उपयुक्त विकल्पों के आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी जो है गुजरती है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से भी गोदावरी नदी गुजरती है, और वर्तमान में गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य के कुछ क्षेत्रों से जो है गुजरती है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुडुचेरी के कुछ भागों से भी होकर गुजरती है। अगला सवाल देखिए, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? माता टीला बांध कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो माता टीला बांध जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया एक बांध है। उसका निर्माण 1958 में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है? ये आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन अगर हम बात करें तो ये आपका रामनगर हो जाएगा। रामनगर हो जाएगा, डी विकल्प आपका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए रामनगर रेलवे स्टेशन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेलवे स्टेशन है, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 521 वर्ग किलोमीटर है, उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका पूर्व नाम जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए कल के वीडियोज़ में मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको बताना था, और बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख का, ये आपका सबसे बड़ा जो है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए जिम कॉर्बेट की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1936 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? निम्नलिखित पत्तन, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका मारमा गोवा, ठीक है। मारमा गोवा जो है ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मारमू गोवा पत्तन भारत का सर्वाधिक लौह निर्यातक का पत्तन है, और भारत के कुल लौह अयस्क का निर्यात का लगभग 50% से अधिक जो है इसी से होता है। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको बताना है कि मारमू गोवा जो है ये कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। 21वें नंबर का सवाल है। तो अगर हम देखें तो विकल्पों में जो है मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा जो है ये असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड की सीमा जो है ये केवल और केवल म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो मणिपुर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी आप देख लीजिए, जो बांग्लादेश से सीमा किसकी लगती है? असम,
पश्चिम बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों की लगती है, और मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड की सीमा जो है ये म्यांमार से लगती है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है? आपको बताना है। 22वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है? आंवला, फूलपुर, कांडला या सिंदरी। तो कौन सा जो है इफ़को के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो ये जो है सिंदरी हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना इफ़को के द्वारा संचालित नहीं होता है। सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबद्ध है। सिंदरी धनबाद जिले का एक औद्योगिक कस्बा है। इफ़को द्वारा संचालित उर्वरक कारखानों में आंवला, फूलपुर, कांडला, पारादीप और कलोल शामिल है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो ये सवाल मैंने जब हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीपीएससी जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, उसमें मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा उसमें बदलाव क्या था कि उसने जो है पूर्वी सीमा को पूछ रखा था। तो अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका मांडा हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल उसमें हमने देखे थे। उत्तरी सीमा भी देखा था और पूर्वी सीमा भी देखा था। अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो सबसे पूर्व में आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश पड़ेगा, और दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो सुदकांगडोर जो पाकिस्तान में है, और उत्तरी सीमा जो है ये मांडा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा पर मांडा नामक हड़प्पीय स्थल स्थित है। और अब एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है और ये उत्तरी सीमाओं का निर्धारण करता है। और अगर दक्षिणी सीमा की बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद महाराष्ट्र। अगर पूर्वी सीमा की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, और जो है पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये आपका सुदकांगडोर जो हो जाएगा ये आपका पाकिस्तान में है। अगला सवाल देखिए, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह कौन सा है? अब कौन से मंत्र वेद में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलता है? तो ये इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं, ए विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पवित्र गायत्री मंत्र ऋग्वेद में अंतर्विष्ट है, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में समाहित है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया है, और यह जो है सूर्य को समर्पित है। अगला सवाल देखेंगे, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है। दिनार किसको कहते थे? तो दिनार जो है ये स्वर्ण का सिक्का होता था। दिनार क्या होता था? ये सोने का सिक्का होता था। तो इसका जो है ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गुप्त अभिलेखों में वर्णित जो दिनार है ये स्वर्ण के सिक्कों के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिनार उच्च मूल्य के सिक्के थे जो बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होते थे। गुप्त काल में चांदी का सिक्का और रूपक और तांबे का सिक्का जो है ये मासक था। अगला सवाल देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह कौन सी थी? सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर अपनी राजधानी को स्थापित किया था वह कौन था? तो वो कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज थी। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, सम्राट हर्ष या हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। वह बौद्ध मतावलंबी शासक था जिसके दरबार में ह्वेनसाम नामक जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से आगरा को जिसने अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो आगरा को राजधानी बनाने वाला सिकंदर लोदी था, याद रखिएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, इसका शासन कब से कब तक था? तो 1489 से 1517 तक इसने आगरा शहर को बसाया था, और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ था, जिसकी लंबाई 30 इंच थी। सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेद के ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवादित भी किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, जिस व्यक्ति ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब हुजूर जो है ये अभी दिल्ली दूर है, तो ये किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो ये जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। वह कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने हुनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है उक्त सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा उन्हें दी गई धमकी के जवाब में जो है कही गई थी। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही या सुल्तानुल औलिया जो है ये कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी, नादिर उज जमा की उपाधि जो है प्रदान की थी वह कौन थे? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अबुल हसन। अबुल हसन जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी इसे जो है इनको हटा दिया गया है तो मुश्किल है ये सवाल आना, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन को मुगल बादशाह जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि से जो है सम्मानित किया था। उल्लेखनीय है कि बादशाह जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को दी थी। जहांगीर ने आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था?
आप सभी लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है इनका सर जो है कलम करवा दिया था, क्योंकि बादशाह जहांगीर के खिलाफ उनके पुत्र खुसरो के विद्रोह को गुरु अर्जुन देव ने समर्थन दिया था। याद रखिएगा, इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी के साथ ऐसा इन्होंने किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था वह कौन थे। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसके द्वारा गया था, तो ये जो है लॉर्ड जो है लिटन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था, आप सभी लोग जानते हैं। और 1882 में इसको जो है किसके द्वारा, रिपन के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया था। ठीक है, रिपन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये बी हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर लॉर्ड लिटन भी दे देता तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन ये थोड़ा सा आसान कर दिया इसने, जो है लिटन का नाम नहीं दिया था। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन जो है ये लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के द्वारा देसी भाषा के अखबारों को प्रतिबंधित किया गया था। अगला सवाल देखिए, सन 1939 में निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था, ये आपको बताना है। देखिए, 1939 की बात हो रही है और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों में आम लोगों की बढ़ती जागरूकता के चलते सन 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो है ये गठन किया गया था। देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे और आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली नामक गाँव से आरंभ किया था। और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसके द्वारा भूमि का पुनर्वितरण स्वेच्छा से करने पर बल दिया गया था। मतलब इन्होंने कहा था कि जिसके पास ज़्यादा भूमि है और वो जो है स्वेच्छा से अपनी भूमि किसी ऐसे को दान कर सकते थे जिसके पास जो है भूमि नहीं थी। अगला सवाल देखिए, भारत पाक के मध्य जो है शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वह कौन सा वर्ष था। शिमला समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971। ठीक है, 1971 में जब 1971 कह रहा हूँ 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और युद्ध के पश्चात जो है जो संधि हुई थी उसको शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में संपन्न हुआ था। इसके तहत 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी वह कौन है। 1916 में किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, तो 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 1916 में की गई थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालयों के साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1920 में की गई थी। ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसका नाम बदलकर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह कौन था। ठीक है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था वह कौन सा क्षेत्र था, ये आपको बताना है। तो ये आपका अलीगढ़ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ये आपका अलीगढ़ था। देखिए, 1814-17 की अवधि में अलीगढ़ के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण के कारण तालुकेदारों की जमींदारी जो है छीनी जा रही थी और उनकी हैसियत में कमी आ रही थी। इस स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में अलीगढ़ के तालुकेदारों ने विद्रोह को देखा और उसको आगे बढ़ाया था। अगला सवाल देखिए
देखिए अगला सवाल देखिए, उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अब जैसे ही जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नाम आएगा आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले की। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस उदारवादी नरमपंथी दल के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वह एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसे हम भारत सेवक समाज भी कहते हैं। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और वे 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ आंदोलनरत लोगों का सहयोग भी किया था। अगला सवाल देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार के जिन्होंने संभाला था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अब्बास तैयब। ठीक है, उनका नाम था अब्बास तैयब। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी को 5 मार्च जो है 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है अब्बास तैयब ने ये जो है नेतृत्व संभाला था। तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्हीं के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धर्षणा नामक गोदाम पर धाबा बोला गया था। अगला सवाल देखिए, फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन थे। यह आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। तो फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक जो पुस्तक लिखी थी ये किसने लिखी थी, तो यह आप भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी। याद रखिएगा सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए फिलासफी ऑफ बॉम्ब नामक जो है किताब जो थी ये बॉम्ब बनाने के लिए लिखी गई थी और इसके लेखक जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी नेता एवं भगत सिंह के सहयोगी भगवती चरण वोहरा थे। अगला सवाल देखिए, खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो इसके साथ में अगर हम देखेंगे तो इसके साथ में हमारा जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1920 से 22 के बीच में जो है असहयोग आंदोलन हमारा चल रहा था। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 में हुआ था और कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास किया गया था, जिसे दिसंबर 1920 के वार्षिक अधिवेशन में पुष्ट किया गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिए, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था तो ये कहाँ पर आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उसके पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था और सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों से जो है असंतुष्ट थे। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदायों में बटे थे। विद्रोही सन्यासी गिरि संप्रदाय में से थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोगों के द्वारा किया गया, परंतु इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेता भी शामिल थे। 1763 ईस्वी से प्रारंभ हुआ यह विद्रोह 1800 ईस्वी तक चलता रहा और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित जो है आनंद मठ है इसी कथानक का, इसी में जो आपको विद्रोह पर आधारित है इसका कथानक, इसका आनंद मठ का। अगला सवाल देखिए, मुंडा बगावत का नेता कौन था, तो मुंडा बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। याद रखिएगा 1899 से 1900 के बीच में इसका जो है टाइम पीरियड आता है। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा। देखिए 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह आधुनिक झारखंड में मुख्यतः जनजातियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी में बदलाव कर ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी व्यवस्था को थोप दिए जाने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसे जो है उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है या महान विद्रोह भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक जी के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला सवाल देखिए, बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर जो है बंगाल में जो राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियाँ जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रबल रूप से आगे आ रही थी। तो इसने सोचा कि जब बंगाल को हम विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं इनका निर्बलीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा निर्बल हो जाएंगे। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1905 में कर्जन ने जो है इसका विभाजन किया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। देखिए बंगाल विभाजन
करने का लॉर्ड कर्जन का जो वास्तविक उद्देश्य था बंगाल की राष्ट्रवादी शक्तियों को कमजोर करना था और बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था और कालांतर में हुए तीव्र विद्रोह के कारण लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली दरबार जब 1911 में लगा था, इसमें जो है बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत का भी निर्माण किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश से संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था? तो ये कौन सा आदमी है, ये आपको बताना है कौन सा व्यक्ति है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा PS तिरुमाम्बू, PS तिरुमाम्बू, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुरुवायूर सत्याग्रह या जो है ये 1 नवंबर 1931 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में दलितों एवं पिछड़ों को प्रवेश दिलाने से संबंधित था। पी सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने 16 संघ सेवकों के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता के लप्पण, A.K. गोपालन और P. कृष्ण पिल्लई आदि थे। अगला सवाल देखेंगे, 46वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पत्र था जिसने 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था? कौन सा पत्र था? तो इसको जो है हरिजन बंधु में परिवर्तित कर दिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका नाम था, क्या नाम था इसका? नवजीवन। नवजीवन का जो है प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1921 में और 1932 में इसका नाम बदल कर जो है हरिजन बंधु कर दिया गया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। 1921 में इनके द्वारा जो है नवजीवन समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन शुरू किया गया था, लेकिन 1932 में इसका नाम बदलकर हरिजन बंधु कर दिया गया। देखिए किस वर्ष जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आया था 1942 में। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, वह कौन सा वर्ष था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया था? ये आपको बताना है। 48वें नंबर का सवाल है, वह कौन सा वर्ष था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। ठीक है, 1929 हो जाएगा। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर में आयोजित जो है वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता स्वीकार का लक्ष्य रखा गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल देखेंगे कि किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी? किस आंदोलन के चलते जो है आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा जो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये कब प्रभावी होता? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी हुआ था और इसी की प्रतिक्रिया में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था जो 1971 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों को पूर्वापर क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको जो है पूर्वापर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका व्यवस्था कैसे बनेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये 1919 में। ठीक है, 1919 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1930 मानी जाती है। ठीक है, 1930 मानी जाती है। और असहयोग आंदोलन आपने देखा 1920 से 22 के बीच में, 1920 से 22 के बीच में। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। तो इसका मिलान कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? खिलाफत आंदोलन, फिर आपका असहयोग आंदोलन और फिर आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब 2, 3 और 1, 4। 2, 3, 1, 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए 2, 3, 1, 4 आपका सी विकल्प में दिया गया है। तो सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल देखेंगे और बाकी जो हमारे सवाल अभी 50 सवाल इसमें बचे हुए हैं वो हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। मैं सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन इसीलिए बताता हूं ताकि ऐसा नहीं है कि अब जो क्वेश्चन बनेगा वो सेम टू सेम यहीं से बन जाएगा। देखिए मान लीजिए ये सवाल कह रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता को कब स्वीकार किया गया था। अब ये कह देगा कि जब पूर्ण स्वाधीनता को स्वीकार किया गया था, अपना लक्ष्य बनाया गया था, उस समय ये अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लाहौर में आयोजित
संचालित किया गया था। फिर से पूछ लेगा इसके अध्यक्ष कौन थे या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन जो है देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसीलिए हर क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन आपके सामने पढ़ता हूँ, ताकि आप देखते भी रहें और सुनते भी रहें। तो मिल देंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। जल्दी से जल्दी हम और सारी क्लासेस लाकर आपका जो है जीएस सेक्शन को कवर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको पढ़ाई जारी रखिए। एक बार क्लास देखिए, उसके बाद पीडीएफ से रिवाइज कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।